दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और सभी लोग इसे शुरुआत के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सामान्य अध्ययन के लिए ही नहीं बल्कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि वैकल्पिक विषयों के लिए भी बेस या आधार के रूप में कार्य करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम एनसीईआरटी की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। चूँकि तथ्य और अवधारणा यानी फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों ही दृष्टि से एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हम इसे पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे और इसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा तथा उस तथ्य को रिपीट भी कर दूंगा, ताकि वह आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए और आप उसे याद कर सकें। सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 6 के भूगोल विषय से प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। तो इसका पहला चैप्टर है दोस्तों सौर मंडल में पृथ्वी। हम यहीं से शुरू करेंगे। दोस्तों, चूँकि एनसीईआरटी की पुस्तकों का महत्व इसलिए है कि हमें तैयारी के दौरान इसको पढ़ने की सलाह इसलिए दी जाती है कि हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें। चूँकि कक्षा 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12 की जो पुस्तकें हैं हमने पढ़ा है, और लेकिन उस समय तक हमारी समझ इतनी विकसित नहीं हुई होती है, क्योंकि उस समय हमें रटा दिया जाता है और हम रट कर तैयार कर लेते हैं और परीक्षा भी दे देते हैं। लेकिन बाद में क्या उसके अंदर का क्या कॉन्सेप्ट है, अवधारणा क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो भी बच्चे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं उनसे सबसे पहले जो भी सीनियर या मार्गदर्शक होते हैं एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह देते हैं, ताकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट उनका जो है या आधारभूत चीज़ें उनकी तैयार हो जाएं। इसी क्रम में हम एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं सौर मंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर का नाम है, अध्याय 1 है सौर मंडल में पृथ्वी। तो दोस्तों, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना बहुत अच्छा लगता है और आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। जैसे जब हम रात में आकाश को देखते हैं तो बहुत सारे चमकते हुए, टिमटिमाते हुए पिंड दिखाई देते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इसमें से कुछ चमकीले पिंड होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं और ऐसा लगता है जैसे आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट जो होती है अन्य पिंडों से अलग होती है और ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। और इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, क्योंकि रात में दोस्तों जो सबसे बड़ा पिंड या सबसे चमकदार पिंड हमें दिखाई देता है वो चंद्रमा होता है। तो हम लोग लगभग हर दिन चंद्रमा को देखते हैं और यह अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई देता है। और ऐसा क्यों होता है? तो ये पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्र या पूर्णिमा जो होता है उसको हम फुल मून कहते हैं, कि जिसमें चंद्रमा अपना उसका पूरा भाग दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता जाता है और हम इसे नहीं देख पाते हैं, और तब यह एक नए चंद्रमा की रात या न्यू मून की रात होती है, जिसे कि अमावस्या कहते हैं। तो एक होती है पूर्णिमा जिसमें चांद पूरा गोलाकार रूप में दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है, और दूसरी स्थिति होती है जब हम इसे नहीं देख सकते हैं या अमावस्या की स्थिति। और ऐसी रात में अगर आसमान साफ होता है तो आप आसमान का अवलोकन या उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसमें ये बात आपसे पूछी गई है कि आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रात में जो चंद्रमा या तारे हमें दिखाई देते हैं वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर है दोस्तों, इसका उत्तर ये है कि ये जो चीज़ें हैं क्यों नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि दिन में जो सूर्य होता है उसका प्रकाश बहुत ही तेज होता है और उसके कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। तो एक प्रश्न जो यहाँ उठा था उसका समाधान हो गया कि रात में हमें चंद्रमा और आकाश में जब आकाश स्वच्छ होता है
तो कुछ चीज़ें चमकती हुई दिखाई देती हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देती? तो उसका कारण ये है कि दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र होता है और इसी कारण रात के समय जो चमकने वाली वस्तुएं होती हैं हम दिन में नहीं देख पाते। अब एक तथ्य यहाँ पे आता है, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं, खगोलीय पिंड के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जैसे तारे हो गए, नक्षत्र हो गए, ये सभी चीज़ें जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो दिन के समय में भी होती हैं, लेकिन दिन के समय में सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि हम उनको नहीं देख पाते हैं। तो जो चीज़ें हमें रात में दिखाई देती हैं वो सभी जो हैं वो खगोलीय पिंड के अंतर्गत आती हैं। और ये देखिए, कह रहे हैं कि कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं ये बड़े आकार वाले होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो इनमें से कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं दोस्तों जो बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, हीट एंड लाइट। यानी कुछ पिंड ऐसे होते हैं जिसमें हीट यानी ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है और जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को तारा या स्टार कहते हैं। और जो हम सूर्य को देखते हैं, वास्तव में सूर्य भी एक तारा है। ऐसा इसलिए है कि जो तारा की परिभाषा है वो ये है कि ऐसे खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, वे तारा या स्टार कहे जाते हैं। और हमारा जो सूर्य है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, वो भी एक तारा है। अब देखते हैं दोस्तों, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं। रात के समय जो चमकते हुए तारे होते हैं वो सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, या उनकी ऊष्मा और प्रकाश का अनुभव हमें क्यों नहीं होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वे हमसे बहुत दूर होते हैं और इसलिए हम उनके ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, और अत्यधिक दूरी होने के कारण वो बहुत छोटे भी दिखाई देते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, ऊष्मा और प्रकाश, वो तारा कहे जाते हैं। तारा जो सूर्य है वो भी एक तारा ही है, और रात के समय जो अनगिनत तारे चमकते हैं वो भी सूर्य के समान ही हैं। उनमें भी ऊष्मा और प्रकाश होता है, लेकिन वो बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं और उनके ऊष्मा और प्रकाश का अनुभव हमें नहीं होता है। और ऐसा इस कारण होता है, वो छोटी क्यों दिखाई देती हैं? तो आपने अक्सर अनुभव किया होगा कि जो बहुत दूरी पे होती हैं जो वस्तुएं, वो छोटी दिखाई देती हैं, क्योंकि जैसे हवाई जहाज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब वो ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो छोटा दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार ये जो पिंड हैं या जो रात के समय चमकते हुए तारे हैं, इनकी दूरी इतनी अधिक होती है कि इनका आकार बड़ा होते हुए भी ये हमें बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। अब आगे है दोस्तों, रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई कुछ आकृतियों को देख सकते हैं। जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो तारों का एक झुंड या समूह दिखाई देता है और उनसे कुछ आकृतियां बनी हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर हम छोटे पे जब हम रात को खुले में सोते थे तो उनको देख के रोमांचित भी होते थे और अपने अगल बगल अपने पिताजी, चाचा जी से पूछते भी थे कि ये क्या चीज़ें हैं, और हमको अंदर से बड़ी सुखद अनुभूति होती थी, उनको देखकर खुशी भी होती थी। तो दोस्तों, ये जो आकृतियां हैं, तारों की आकृतियां हैं, विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध प्रकार की आकृतियां हैं, उन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो नक्षत्र मंडल रात में आसमान में जो तारों का विभिन्न समूह है और उनके द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां हैं, उन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, और बहुत ही आसान नक्षत्र मंडल है, जिसे स्मॉल बियर या सप्तऋषि ऋषि संत कहा जाता है। ये 7 तारों का समूह होता है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग होता है, और
और हमने बचपन में किसी न किसी से पूछकर या किसी ने ऐसे ही बता दिया कि ये देखो सप्तर्षिमंडल है, इसमें ये ऋषि हैं। हालांकि वो चीज़ें हमें तब बहुत रोमांचित करती थी, लेकिन अब जानकारी हो गई है। तो ये होता है कि 7 तारों का एक समूह है और उनके केंद्र में एक प्रकार से देखा जाए थोड़ी दूरी पर एक ध्रुव तारा भी होता था। तो पहले प्राचीन समय में लोग रात में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जैसे दिन में दिशा का निर्धारण सूर्य की सहायता से किया जाता है, उसी प्रकार रात में जो है दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा, जिसे कि ध्रुव तारा या पोल स्टार कहा जाता है, वो उत्तर दिशा को बताता है, क्योंकि ये आसमान में हमेशा एक जगह पर स्थिर रहता है और उसकी स्थिति को जानकर लोग दिशा का ज्ञान कर लेते थे। कुछ खगोलीय पिंडों में दोस्तों अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। जैसे हमने पढ़ा कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें अपनी प्रकाश और ऊर्जा होती है, उन्हें तारा या स्टार कहा जाता है। और हमारा सूर्य अन्य तारों या स्टार्स की भांति एक तारा है, क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूर नहीं है, यानी कुछ निकट है, इसलिए ये हमें बड़ा दिखाई देता है और उसकी ऊष्मा और प्रकाश का हमें अनुभव होता है। लेकिन जो अन्य तारे होते हैं उनकी दूरी पृथ्वी से इतनी अधिक है कि उनके जो है ऊष्मा और प्रकाश का अनुभव नहीं हो पाता। उसके विपरीत कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है और वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ऐसे पिंड यानी ग्रह की परिभाषा आप ऐसे देंगे कि ऐसे पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है और वे किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। अंग्रेजी में ग्रह को प्लैनेट कहा जाता है। और प्लैनेट शब्द जो है दोस्तों, वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ जिसे हम कहते हैं और जिस पर हम रहते हैं, वह भी एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो दोस्तों, कुछ पिंड ऐसे होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड जिनका अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है और ऊष्मा प्रकाश होता है, इन्हें तारे कहा जाता है। लेकिन कुछ पिंड ऐसे होते हैं जिनका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है और ये तारों के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, इन्हें ग्रह कहा जाता है। ग्रह, जो कि प्लेनेट शब्द का हिंदी रूपांतर है, हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और ये सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे आप ग्रहों के बारे में आपने जान लिया कि आसमान में जो हमें चंद्रमा दिखता है, चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। यह भी हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सहचर या उपग्रह ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, जैसे हमारी पृथ्वी का अपना चंद्रमा या मून होता है। तो सौर मंडल, हमारी सौर मंडल में पृथ्वी जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, सौर मंडल में पृथ्वी जो चैप्टर पढ़ रहे थे, तो सौर मंडल या सोलर सिस्टम क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। सोलर सिस्टम दोस्तों, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसके केंद्र में या जिसका मुखिया सूर्य है। सौर मंडल में 8 ग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड हैं। ये सभी मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं जिसका मुखिया सूर्य है और इसे हम सौर मंडल कहते हैं। तो अब सौर मंडल और उसके जो 8 ग्रह हैं दोस्तों, उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं सूर्य के बारे में। तो दोस्तों, सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया है और ये हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है।
यह बहुत ही बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका आकर्षण या खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है वो सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हमें इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा इसलिए महसूस नहीं होती है क्योंकि ये सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य के बारे में आपने जान लिया। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सौरमंडल में विभिन्न ग्रह, कुछ अन्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड मिलकर एक बृहद परिवार का निर्माण करते हैं जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। और सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा का केंद्र होता है और पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ग्रह जान लेते हैं। तो दोस्तों, ग्रह जो है हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। चूँकि पहले हम सौरमंडल में 9 ग्रहों के बारे में जानते थे, लेकिन अब केवल 8 ग्रह बचे हैं। उसका कारण क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं जो 8 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे सौरमंडल में दोस्तों 8 ग्रह हैं और सूर्य की दूरी के अनुसार ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। इसके अलावा एक अन्य ग्रह भी था, प्लूटो जो कि 9वां ग्रह था। उसे भी पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बैठक हुई थी अगस्त 2006 में, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि ये जो प्लूटो है अपना, वो ग्रह न होकर एक बौना ग्रह, जिस प्रकार से 2003 यूबी 313 साइरस है, उसी प्रकार से प्लूटो एक बौना ग्रह है और उसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तब से यानी 2006 से, अगस्त 2006 के बाद ग्रहों की कुल गिनती 8 हो गई, जबकि पहले इसकी संख्या 9 थी। तो दोस्तों, सौरमंडल की ये सभी 8 ग्रह जो हैं एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इस निश्चित पथ को उसकी यानी ग्रह की कक्षा कहा जाता है। ये जो कक्षा हैं, ग्रहों की कक्षाएं हैं, ये दीर्घवृत्ताकार होती हैं और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर ये सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो बुध है, बुध सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो ये था, आपने जान लिया। सबसे पहले आपने जाना कि खगोलीय पिंड कौन से होते हैं, इसके अलावा तारा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ग्रह कौन से होते हैं और जो हमारे सौरमंडल का केंद्र है सूर्य, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। सौरमंडल का जो केंद्र है सूर्य, वो जो है वो हमारे सौरमंडल का मुखिया होता है और इसी से सभी ग्रह ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। अब आइए देखते हैं जो हमारे सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। तो दोस्तों, सौरमंडल का सूर्य से दूरी के क्रम में पहला ग्रह है बुध। तो ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 59 दिन का समय लेता है। तो आप परिक्रमा और परिभ्रमण में अंतर समझ लीजिए। दोस्तों, परिक्रमा आप जानते हैं किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमना, यानी एक ऐसा पथ होता है, एक रास्ता, यानी कोई भी एक बीच में केंद्र डाल दिया जाए और उसके इर्द गिर्द आपसे घूमने के लिए कह दिया जाए तो वो परिक्रमा होता है। लेकिन परिभ्रमण जो होता है वो अपने अक्ष या धुरी पर ही घूमना, उसको परिभ्रमण कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है और अपने धुरी पर घूर्णन में उसको 59 दिन लगते हैं। इसी प्रकार शुक्र जो है वीनस जिसे कहते हैं,
ये है दोस्तों जो शुक्र ग्रह है हमारा, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 255 दिन का समय लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसे 243 दिन लगते हैं। पृथ्वी के बारे में आप जानते ही हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिन का समय लेती है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन का समय लेती है, यानी 24 घंटे का समय लेती है। मंगल जो ग्रह है मार्स, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 687 दिन लेता है दोस्तों। 365 और 687 इसमें अंतर है। इसमें यानी कि मंगल को सूर्य से चारों ओर चक्कर लगाने में 687 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इसे 1 दिन लगते हैं। और मंगल के जो उपग्रह हैं यानी प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा की संख्या ये 2 होती है। और आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, तो ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों के बने होते हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है दोस्तों। बाह्य ग्रह कौन से होते हैं, ये सूर्य से बहुत दूर हैं, बहुत बड़े आकार के हैं, ये गैसीय ग्रह होते हैं, इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। अब आइए देखते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल के बाद जो क्रम पे 5वें क्रम पे ग्रह आता है वो है बृहस्पति। बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 11 साल 11 महीने और लगभग कुल मिलाकर लगभग 12 साल का समय लगता है और अपने अक्ष पर ये 9 घंटे 56 मिनट में चक्कर लगा लेता है और इसके चंद्रमा की संख्या 16 है। शनि या सैटर्न जो उपग्रह है हमारा, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल इसका 29 साल 5 महीने होता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है और इसके चंद्रमा यानी मून्स की संख्या दोस्तों 30 से अधिक है। तो शनि के सर्वाधिक उपग्रह अभी तक खोजे गए हैं। इसके अलावा जो 7वां ग्रह है क्रम के आधार पे वो है यूरेनस। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल में करता है और अपने अक्ष पर इसका घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट है और इसके चंद्रमा की संख्या 17 है। नेपच्यून या वरुण ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 164 साल में लगाता है और अपने अक्ष पर पूर्णतः 16 घंटे 7 मिनट में ये पूरा करता है, यानी अपने अक्ष या धुरी के प्रति इसका परितः इसका चक्कर 16 घंटे 7 मिनट में पूरा हो जाता है और जो वरुण है इसके चंद्रमा की संख्या 8 है। इसके अलावा आपने जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह थे इनके बारे में भी जान लिया कि आंतरिक ग्रह कौन है और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों अपनी पृथ्वी के बारे में। उसके पहले कुछ अन्य शब्द हैं, आप जान लीजिए। जैसे पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सूर्य देवता को पौराणिक रोमन कहानियों में सोल कहा जाता है और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को जिसमें ग्रह और अन्य उल्कापिंड क्षुद्र ग्रह आदि शामिल हैं उनको सौर मंडल कहा जाता है। और दोस्तों जो है हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का उपयोग जो है जियोग्राफी एक अंग्रेजी का शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, इसमें जीई का अर्थ पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, यानी पृथ्वी के संबंध में कुछ लिखना जियोग्राफी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जियोलॉजी जो होता है वो होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियो जो मेटीरिया होता है पृथ्वी का मापन और जायड GEOIEDS यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप, जिसको पृथिव्याकार भी कहा जा सकता है। जायड यानी पृथ्वी का आकार एक विशिष्ट आकार का है जो ध्रुवों पे कुछ चिपटी है, इसे जायड कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों हमारी पृथ्वी के संबंध में महत्वपूर्ण चीजें। तो पृथ्वी जो है बुध शुक्र पृथ्वी, तो दोस्तों क्रम से अगर जो दूरी के हिसाब से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे स्थान पर आती है। पहले स्थान पे बुध है, दूसरे स्थान पे शुक्र और तीसरे स्थान पे हमारी पृथ्वी आती है। आकार के क्रम में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण होता है कि इसके आकार को भू आभ या जायड कहते हैं, यानी पृथिव्याकार। जायड या भूआभ कहा जाता है। भूआभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार
वाला। तो जीवन के लिए दोस्तों हमारी पृथ्वी इसलिए महत्वपूर्ण है, इसे ब्लू प्लैनेट या ग्रीन प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ पृथ्वी पर ही केवल पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न अधिक ठंडी है, यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये परिस्थितियाँ अन्य कहीं भी या अन्य किसी भी ग्रह पर नहीं पाई जाती हैं, इसलिए पृथ्वी को जीवनदायिनी या जीवन का ग्रह भी कहा जाता है, लाइफ प्लैनेट कहा जाता है। वायु में जीवन के लिए जो आवश्यक गैसें होती हैं जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, और इन्हीं कारणों से जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का सबसे अद्भुत और अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष से जब अंतरिक्षयान से या हमारे अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीले रंग की दिखाई देती है। नीले रंग का दिखाई देने का कारण इसलिए है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी की बहुलता है, यानी पृथ्वी के सतह पर इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों चंद्रमा के संबंध में। तो चंद्रमा के संबंध में चंद्रमा हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह या उपग्रह या इसे चंद्रमा ही कहा जाता है। अन्य ग्रहों के जो प्राकृतिक उपग्रह हैं उनको चंद्रमा कहा जाता है, और हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है वो तो चंद्रमा है ही। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, और यह इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा अधिक नज़दीक है, और इसकी दूरी जो है वो पृथ्वी से यानी चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। इसलिए आप या हमें जो है ये चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है। सूर्य का आकार बहुत बड़ा है पृथ्वी से, फिर भी ये छोटा दिखाई देता है क्योंकि उसकी दूरी बहुत अधिक है, और चंद्रमा की तुलना में बहुत अधिक दूरी है पृथ्वी की सूर्य से। अब जानते हैं उपग्रह क्या होता है दोस्तों। तो उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड उपग्रह या सैटेलाइट कहलाते हैं, और जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार से उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा होता है एक मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह। तो मानव निर्मित उपग्रह जो होते हैं ये ऐसे पिंड होते हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए होते हैं। इनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है, और पृथ्वी पर संचार के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और जो कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह होते हैं इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट आदि हैं, इन्हें मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। तो उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह जैसे हमारा चंद्रमा है, और कृत्रिम उपग्रह जैसे आर्यभट्ट और एडुसेट, इनसेट ये सभी कहे जाते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों। प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और इस इतने गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट या 500 सेकेंड का समय लग जाता है। तो सूर्य से प्रकाश की आने में 8 मिनट का समय लगता है, और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इस हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है। और चंद्रमा के संबंध में दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, और चंद्रमा पर जो है वो पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति माने जाते हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, ये दोनों लोग चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले पहले और दूसरे व्यक्ति थे, और इन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। अब देखते हैं दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर, यानी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो ये पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 सही 1/4 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन फिर भी पृथ्वी से हम चंद्रमा के केवल एक ही भाग को देख पाते हैं।
अगला है दोस्तों, चंद्रमा की परिस्थितियां जो हैं वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ पे न तो जीवन के लिए जो आवश्यक वायु है और जल है, ये दोनों नहीं है। इसके सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन इनकी छाया को देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जो हमारा चंद्रयान 2 था, उसने चंद्रमा पर कुछ बर्फ कणों या न्यून मात्रा में उसके चट्टानी रूप में पानी होने की उपस्थिति का पता लगाया है। अब आइए देखते हैं, ग्रह उपग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह किन्हें कहते हैं। क्षुद्र ग्रह दोस्तों, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और क्षुद्र ग्रहों की उपस्थिति कहाँ होती है? तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति, तो क्रम में देखें तो पहले स्थान पे सूर्य से दूरी के स्थान पे बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद मंगल और फिर बृहस्पति आता है। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो इन्हीं मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। और वैज्ञानिक मानते हैं कि क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए और उन्हीं के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करने लगे। उल्का पिंड क्या होता है? तो दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहे जाते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर या चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ये वायु में या वायुमंडल के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे कि चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से बिना जले पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल में गड्ढे बन जाते हैं। हमने रात के समय जलते हुए या गिरते हुए उल्का पिंड को देखा है। वो चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो वायुमंडल में इसके घर्षण के फलस्वरूप जल जाते हैं, लेकिन कुछ बिना जले रह जाते हैं जो कि पृथ्वी पर गिरकर गड्ढे बना देते हैं। अब आइए देखते हैं आकाश गंगा के बारे में क्या जानकारी है। तो दोस्तों, आपने तारों वाले खुले आकाश में, जब आकाश स्वच्छ होता है या मौसम साफ होता है, तो एक ओर से दूसरी ओर तक फैली एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को हम लोगों ने देखा था। और यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे कहलाती है, जो रात के समय एक तारों की बहुत चमकदार सी पट्टी, नदी की धारा की तरह असंख्य तारों का एक समूह है, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। और हमारा जो सौर मंडल है इसी आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन काल में जो ये कल्पना थी, इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी और इसी कारण इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया, जिसका नाम मिल्की वे है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड या कॉस्मॉस का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में बहुत मामूली या बहुत कम जानकारी एकत्र कर पाए हैं और अभी भी वो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हम सभी ये जानते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। अब आइए देखते हैं एक बहुत रोचक सा प्रश्न। देखिए, ये केंद्र में एक बच्ची है, केंद्र में ये हमारी पृथ्वी है, यानी जो बच्ची है वो पृथ्वी का भाग है और पृथ्वी हमारा सौरमंडल का भाग है। सौरमंडल के अंतर्गत पृथ्वी एक ग्रह है। सौरमंडल जो है वो हमारा आकाश गंगा या मिल्की वे का एक भाग है। और इस तरह की असंख्य आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड, यूनिवर्स या कॉस्मॉस का निर्माण करती हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। ये पहला चैप्टर था कक्षा 6 के भूगोल विषय का, जिसमें हमने पढ़ा कि सौरमंडल में पृथ्वी के संबंध में जाना और इसको जानने के क्रम में हमने जाना
कि जो है वो ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, सूर्य से से जो आने वाला प्रकाश है उसकी स्पीड कितनी होती है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, आकाशगंगा या मिल्की वे क्या है। और एक बहुत ही सामान्य और रोचक प्रश्न हमने जाना कि हमारी पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का एक भाग है। सौर मंडल जो है हमारा वो मिल्की वे आकाशगंगा का एक भाग है और इस तरह की असंख्य आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिक अभी भी शोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में बहुत कम जानकारी अभी तक हो पाई है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं, आप हमें इसके बारे में बताइएगा। वीडियो कितना समझ में आया इसके बारे में भी हमें कमेंट में बताइएगा। कोई प्रश्न या कोई दुविधा हो रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।